हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ सेम के अंदर जो यूनिट आती है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलेगी और ये जो यूनिट है हम विद इन 1 या लगभग 10 दिन के अंदर हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक अक्षर आया हमारा इक्वल, जिसे हम बोलते हैं बराबर। यानी जब भी कोई केमिकल इक्विलिब्रियम होगा तो जो कंसंट्रेशन होगी केमिकल्स की वो इक्वल हो जाएगी। कैसे इक्वल हो जाएगी? आपने 10th क्लास से या 6th क्लास से भी आप पढ़ते जा रहे हो, जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट जो होता है हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर जो ये सिंगल एडिड एरो है इसका मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स इट। प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिएक्टेंट और ये सिंबल में बना के लिख दूँ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट से वापस क्या बन सकता है? रिएक्टेंट। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना उसको बोलेंगे हम RF, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट से अगर वापस रिएक्टेंट बने उसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जब RF किसके बराबर हो जाए? RB के बराबर, यानी व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction, that is called as our equilibrium। इसको अगर हम ग्राफ से दिखाना चाहें, कोई भी रिएक्शन जब होती है और हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमें पता है जो रिएक्टेंट है शुरुआत में उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? मैक्सिमम। और जो प्रोडक्ट है हमारा जब टाइम 0 होता है तो क्या होता है? 0। यानी ये यहाँ पर मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ 0 है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ रिएक्टेंट जो है वो हमारा मैक्सिमम है। मतलब ये हम कब बात करें? जब टाइम हमारा क्या है? 0 है। टाइम 0 का मतलब क्या है? रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट हमारा मैक्सिमम है और प्रोडक्ट हमारा क्या है? 0। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मान लिया एट टाइम t, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, क्योंकि भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तभी तो क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट घटता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ये रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है और ये प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, मान लिया यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो मतलब क्या? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाए? बैकवर्ड। यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही प्रोडक्ट जो है वापस किस में आ जाएगा? रिएक्टेंट में। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। यानी यहाँ इस पॉइंट पे क्या हुआ है? एट दिस पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो गई है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब इससे आगे टाइम चलता रहे बेशक से, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में आ जाएगा। इस तरह के नेचर को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम जो होता हमारा वो डायनेमिक होता नहीं। डायनेमिक का मतलब क्या है? रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप फ्रॉम आउटसाइड। आपको बाहर से क्या लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? सपोज कीजिए रिएक्टेंट हमारा 100 ग्राम था, प्रोडक्ट हमारा 0 ग्राम है एट जब टाइम हमारा 0 था। जब टाइम t हुआ, सपोज कीजिए 50 ग्राम रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? 100 - 50 और बना कितना? 50। यानी दोनों कितने हो गए? 50 ग्राम 50 ग्राम। क्या अटेन हो गया? इक्विलिब्रियम। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। मान लिया यहाँ से 1 ग्राम अगर ये प्लस में गया तो उसी टाइम पे 1 ग्राम यहाँ से प्लस में आ जाए। यानी 50 में से 1 गया तो यहाँ 49 बचा, लेकिन उसी टाइम पे 1 यहाँ पे आएगा वापस से 50 होगा। ये 51 हुआ तो 1 यहाँ पे आएगा वापस से 50 होगा। यानी ये इनके बीच में क्या अटेन हो चुका है? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन है। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 50 ग्राम होगा तभी उनके बीच में क्या अटेन हो? इक्विलिब्रियम। उसके लिए 3 अलग अलग ग्राफ, 3 अलग अलग कंडीशंस जो है हम इक्विलिब्रियम के लिए देख सकते हैं। वो 3 अलग अलग कंडीशन ग्राफ के द्वारा हम कैसे दिखाएंगे, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तो मैंने बता दी, व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? बराबर। दूसरा, जब रिएक्टेंट ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट से। और तीसरा, जब रिएक्टेंट कम हुआ किससे? प्रोडक्ट से। इसके लिए ग्राफ हमने बना दिया है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए एट पॉइंट P, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं हम इसको। तो जब R बराबर है P, यानी ये अगर 50 ग्राम है तो ये भी क्या होगा? 50 ग्राम। ये 100 है तो 100, इस प्रकार से। जब रिएक्टेंट ज़्यादा है किससे? प्रोडक्ट से। यानी
जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है उसकी अमाउंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट कम है। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ही नहीं, यहाँ पे तो रिएक्टेंट ज़्यादा बचा हुआ और प्रोडक्ट बनाया कम, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं टाइम। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, सपोज कीजिए 100 ग्राम था रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यहाँ पे था 0, उसके बाद मान लीजिए 40 ग्राम रिएक्ट करा तो प्रोडक्ट कितना बना 40 ग्राम, और उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया इनके बीच में, यानी रिएक्टेंट अब कितना बचा हुआ है 60 ग्राम और प्रोडक्ट कितना बना हुआ 40 ग्राम। यहाँ से 1 ग्राम आएगा तो यहाँ से वापस 1 ग्राम चला जाएगा, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है दोनों 60-40 पे। तो इस पॉइंट को हम दोनों का क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और तीसरा क्या होगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाए प्रोडक्ट से, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए, यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ है, तो जो रिएक्टेंट है वो ऐसे दिखाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट कम है, और प्रोडक्ट जो है उसको हम ऐसे दिखाएंगे। इसको आप ऐसे ले लीजिए, 100 ग्राम था, 60 ग्राम रिएक्ट कर गया तो प्रोडक्ट तो बन गया हमारा 60 और रिएक्टेंट जो बच गया हमारा 40। अच्छा, इसको इसके पैरेलल लेके जाएंगे भी इस ग्राफ को, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने दिखाना है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हमें, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इक्विलिब्रियम जो है, जब हम ये बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है, 50-50 है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम किसी भी पॉइंट के ऊपर अटेन होगा, उसका मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से तो उसी टाइम पे प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये 3 कंडीशन आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें 2 तरह से हम उसको लेकर के चल सकते हैं कि रिएक्शन होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। आप सभी को पता होगा भी होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप 1 मिनट में कर लेते हैं। होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब आप सभी को पता भी, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनस का मतलब होता है कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन का मतलब क्या है भाई, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट हैं अगर वो सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या है भाई, अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी हमारा किस में होगा, गैसियस में अगर होगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हमें, होमोजीनियस रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लिया N2O4 है गैसियस फॉर्म में, इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ और इसने बना भी 2NO2, तो जो 2NO2 वो भी क्या हमारा गैसियस फेज में है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस। और एग्जांपल ले सकते हो भी, जैसे H2 है गैसियस फॉर्म में है, I2 है गैसियस फॉर्म में है, 2HI बनाएगा गैसियस फॉर्म में बनाएगा। और लिक्विड का कोई एग्जांपल ले लो भाई, मान लिया CH3COOH है लिक्विड फॉर्म में, C2H5OH है लिक्विड फॉर्म में। रिएक्शन कैसे होगी, CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। H और OH क्या निकल गया, वाटर, लिक्विड हो गया हमारा, प्लस क्या बच गया, CH3CO यहाँ से और OH यहाँ से, तो HOH निकलेगा, C2H5 आ गया, CH3CO C2H5, ये भी हमारा क्या है, लिक्विड फेज में। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये कैसी होगी, होमोजीनियस। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें क्या था, सेम फेज, उसमें द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन ए डिफरेंट फेज। जैसे एग्जांपल ले लो भाई, CaCO3 है, एट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, सॉलिड फेज में। इसको अगर आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 निकला, CO2 है गैस और CO है सॉलिड। तो देखो रिएक्टेंट सॉलिड, लेकिन प्रोडक्ट वही सॉलिड प्लस में क्या बना है, गैस बना है। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो किस में है, सेम फेज में नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनस रिएक्शन बोल देंगे। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे भी मान लिया Fe है सॉलिड फॉर्म में, H2O है लिक्विड फॉर्म में, बनाता है Fe3O4 और प्लस में क्या निकल जाती है, H2 गैस। तो देखिए आयरन सॉलिड में है, वाटर यहाँ पर लिक्विड नहीं, वाटर हमारा गैसियस फेज में है। Fe3O4 जो बना है हमारा वो सॉलिड फेज में है और वो हमारा गैसियस फेज में। तो देखोगे अगर आप बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस वैसे करना चाहो तो कर लेना भाई, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 है, 4 से गुणा कर देंगे, आयरन 3 हो गए 3 से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन 8 हो गई 4 से गुणा कर देंगे। बस हमने रिएक्शन को याद नहीं करनी, हमने बस एक चीज़ देखना है,
हेट्रोजीनस क्या होगा, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें नहीं होंगे, इक्वल फेज में नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दो रिएक्शन और आती हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और राम से पता चला अभी रिवर्सिबल, जैसे अभी मैंने इक्विलिब्रियम वाला साइन जो बनाया था, आर एफ किसके बराबर था, आर बी के बराबर, यानी ऐसी रिएक्शन क्या है हमारी, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल की रिएक्शन क्या होंगी, ऐसी रिएक्शन विच द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप अमोनिया की फॉर्मेशन ले लीजिए, N2+3H2 बनाता है 2NH3, तो यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम का साइन लेते हो, यानी इसमें RF और RB इक्वल है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो रिएक्शन एक बार स्टार्ट होगी तो वो कंप्लीट होगी, उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो, उस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, 2KClO3 है, 2KClO3 है, आप इसको हीट करेंगे तो 2KCl + O2 ऐसे टूटेगा, फिर बैलेंस कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये रिएक्शन जो 2KCl + O2 बन गया, आप इससे दोबारा क्या नहीं बना सकते हो, 2KClO3 नहीं बना सकते। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, BaCl2 + Na2SO4 है, BaCl2 + Na2SO4 है, हमें पता है बेरियम 2 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा, BSO4, और NaCl के साथ 2NaCl। तो ये भी रिएक्शन क्या नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हमें, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो आज के छोटे से लेक्चर के अंदर ये थोड़ा सा बेसिक हमने बताया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट लॉ क्या है, ऐसे हम एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छे लगे तो। धन्यवाद।